जी अस्सलाम वालेकुम, क्या फेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में एक तो हमारा लाइव क्विज होगा एज यूजुअल, फिर उसके बाद एक केस स्टडी डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ रेलिवेंट और रिलायबल एविडेंस के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 2 है गालबन हमारा होम असाइनमेंट का, कल वो डिस्कस नहीं हुआ था, डिस्कस करना है। फिर इसके बाद प्रोसीजर्स आज हम स्टडी करेंगे। कंसेप्ट ईजी है लेकिन बहुत ही अहम, प्रोबेबली आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो अहम कंसेप्ट है वो यही है प्रोसीजर्स का। ठीक है, इसको समझेंगे। है सिंपल लेकिन इसकी एप्लीकेशन सीखनी है हमने। ठीक है, उससे पहले क्विज आप लोगों के ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए और ज्वाइन करने के लिए रेडी है तो मुझे बताइए। ओके, स्टार्ट करें जी। जी हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6, बताइए क्या क्विज स्टार्ट करें। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में हमारे कोई मेंबर हैं तो आगे आ जाए मेरे भाई, बच्चा तो पीछे नहीं ना आएगा जी। रूम नंबर 4, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में जी तैयार है, किसी भी बच्चे से बात करवा दें जी। जी क्विज स्टार्ट करें जी, चलिए जी। ओके, पहला क्वेश्चन ये है जी आपके सामने। What does the term sufficiency refers to when evaluating audit evidence during audit engagement? Sufficiency का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है इसका? क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, शाबाश। टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर नहीं है। कनेक्शन बिटवीन प्रोसीजर एंड असर्शन, ये सफिशिएंसी नहीं है। ये कौन से वाली ऑप्शन है? ये कौन सी टर्म है, कंसेप्ट है? ये रेलिवेंस वाला है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। जिनमें से किस फैक्टर में ऑडिट एविडेंस बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना किस में पड़ेगा? जब हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा किसी एरिया में। जब हाई रिस्क होता है तो हमें ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना होता है, हायर सफिशिएंसी चाहिए हमें। ठीक है, जो ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें तो एविडेंस डिक्रीज होगा, कम होगा। उसने पूछा क्या है? उसने इंक्रीज का पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। जी डिफरेंट सोर्सेज एविडेंस उसने आपको दिए हैं, आपने क्या सेलेक्ट करना है? जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी एविडेंस है। सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी एविडेंस कौन सा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओरिजिनल इनवॉइस रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए वेंडर यानी सप्लायर से। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चूंकि इंटरनल एविडेंस है इसीलिए ये लेस रिलायबल है। एक्सटर्नल की निस्बत इंटरनल लेस रिलायबल है, एक्सटर्नल ज्यादा रिलायबल है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 4। जी अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है, किस चीज से रिलेट करता है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस किससे किससे रिलेट करता है? अप्रोप्रिएट, हाँ जी, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी से, शाबाश। क्वेश्चन 5।
जी कह रहे बाज का एक प्रोसीजर किसी एक एरिया या उसकी एक असर्शन के लिए तो रेलिवेंट होता है, वो हो सकता है कि दूसरे एरियाज के लिए या दूसरी असर्शन के लिए रेलिवेंट ना हो। यानी समझाना क्या चाह रहा है कि हमने जब किसी भी एरिया को वेरीफाई करना होता है, उसकी सारी असर्शन को वेरीफाई करना होता है ना, तो हर असर्शन के लिए हो सकता है एक ही प्रोसीजर सारी असर्शन को वेरीफाई करे। कहता है ये जरूरी नहीं है। यहाँ इसमें क्या सिखा रहा है कि असर्शंस के लिए डिफरेंट असर्शन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर। हाँ, एक आधा प्रोसीजर हो सकता है कि एक से ज्यादा असर्शन को चेक करता हो, लेकिन अमूमी तौर पे क्या होता है, डिफरेंट असर्शंस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। एक प्रोसीजर सारी असर्शंस को वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो यही कह रहा है क्यों ऑडिट प्रोसीजर जो है ऐसा होता है कि एक असर्शन के लिए तो रेलिवेंट एविडेंस प्रोवाइड करता है, दूसरी के लिए नहीं। किस वजह से? क्योंकि प्रोसीजर एक ही वक्त में एक रिस्क को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर क्लाइंट के पास कोई व्हीकल है, हमारा ये भी रिस्क है कि कहीं इसकी डेप्रिसिएशन ठीक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। हमारा ये भी रिस्क है कि ये हमारे क्लाइंट की का व्हीकल है भी कि नहीं, कहीं किराए पे तो नहीं लिया हुआ। हमारा ये भी रिस्क है कि जितने बैलेंस शीट में व्हीकल्स लिखे हुए हैं सारे के सारे एक्चुअली एग्जिस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, कोई चोरी तो नहीं हो गया। डिफरेंट रिस्क है ना, हर रिस्क के लिए अलग अलग प्रोसीजर होगा। डेप्रिसिएशन चेक करनी है, उसके लिए रेट्स वगैरह लाइफ को यूज करते हुए रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चेक करना है कि एसेट्स क्लाइंट का है या किसी और का, उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। ये देखने के लिए कि जितने बैलेंस शीट में एसेट लिखे गए हैं उतने एग्जिस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट असर्शंस या डिफरेंट रिस्क के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। एक प्रोसीजर सारे रिस्क या सारी असर्शन को एड्रेस नहीं करेगा। ठीक है, ये तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात आ गई। ठीक है, इंडस्ट्रीज ये इररिलेवेंट है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर वो ये कहता कि डिफरेंट प्रोसीजर डिफरेंट एरियाज में परफॉर्म होते हैं, फिर शायद कुछ कनेक्शन बन जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये चैलेंजिंग है। ये सबसे अहम कंसेप्ट को बताया था, रेलिवेंस। जिसको कंसेप्ट की समझ आई है वही सही पिक कर गए। देखा, इसमें परफॉर्मेंस आपकी जो है वो डाउन हो गई है। Which of the following procedure most appropriate when auditor is concerned about completeness of revenue? इसमें जो सबसे अहम लफ्ज था वो क्या था? कंप्लीट। रेवेन्यू एक एरिया है और उसमें हम क्या चीज चेक करना चाहते हैं? कंप्लीटली रिकॉर्ड। ये असर्शन है, ये कंप्लीट। इसको क्या बोलते हैं? असर्शन। यानी इस एरिया में हमने 6 चीजें चेक करनी है, उनमें से एक चीज ये कंप्लीटनेस है कि कंप्लीट है कि नहीं रेवेन्यू। ये चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा? वेरीफाइंग जनरल एंट्रीज इन द सेल्स लेजर। अगर सेल जो रिकॉर्ड होगी, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड होगी, जनरल एंट्रीज, ये तो ऑलरेडी। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? वो ट्रांजैक्शन ढूंढना जो रिकॉर्ड नहीं हुई। हमने इंश्योर करना है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस इंश्योर करने का मतलब है ये इंश्योर करना है कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह ना गई हो, ये चेक करना है। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हो, यूं कह ले, ये भी कंप्लीटनेस है। या इसको दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन रह ना गई हो, ये चेक कर। तो भैया अगर आप सेल्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मिसिंग ट्रांजैक्शन, कंप्लीटनेस में हम मिसिंग ट्रांजैक्शन को ढूंढते हैं, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसमें से थोड़ी मिलेगी। कंपेयरिंग प्राइस लिस्ट टू इनवॉइसेस, ये तो इस चीज को चेक करने के लिए कि एक्यूरेट है कि नहीं, अमाउंट जो सेल्स की अमाउंट रिकॉर्ड हुई है वो एक्यूरेट है कि नहीं। ट्रेसिंग डिलीवरी नोट्स टू सेल्स एंट्री इन दी सेल्स सिस्टम, ये करेक्ट ऑप्शन है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे काउंटिंग सिस्टम से बाहर, गुड डिस्पैच नोट वगैरह, गुड रिसीट नोट वगैरह, इनका सैंपल सिलेक्ट करके देखना ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं, ये कंप्लीटनेस होगी। बताया था ना, ए से बी की तरफ जाएं, यानी अगर आप ट्रांजैक्शन का ट्रेल जो होता है ना कि पहले ऑर्डर, फिर गुड डिस्पैच नोट, फिर इनवॉइस, फिर उसके बाद सिस्टम में रिकॉर्डिंग, अगर आप वो सीधे वे में चले, फॉरवर्ड में, सिंपल जो होता है, उससे कंप्लीटनेस वेरीफाई होती है।
और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चले, यानी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखे पीछे जो डॉक्यूमेंट्स बननी थी वो बनी है कि नहीं, रिवर्स ऑर्डर में चले तो ये क्या, ये अकरेंस, अकरेंस, ठीक है। स्ट्रेट चलेंगे कंप्लीटनेस, रिवर्स चलेंगे अकरेंस। यहाँ पे कंप्लीटनेस पूछ रहा है, तो हमने बताइए डिलीवरी नोट से सिस्टम की ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई है उनकी तरफ जाना है, कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है उनसे डिलीवरी नोट की तरफ जाना है, डिलीवरी नोट सिस्टम, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर जी। रिव्यू इनवॉइसेस फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन, ये भी कैलकुलेशन को शो कर रहा है, कैलकुलेशन के कैलकुलेशन ठीक हुई है कि नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ये इनमें से कौन सा एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है, कौन सा वाला, सी ऑप्शन, ठीक है। किसी हद तक आर्गुमेंट कर सकते हैं आपके डीबी ऑडिटर रिव्यू कर रहा है, लेकिन इन दोनों की निस्बत ये, क्योंकि ये इंटायरली ऑडिटर ही कर रहा है, ये जनरेट पहले क्लाइंट ने किया है फिर ऑडिटर उसको चेक कर रहा है, तो इसमें चूंकि स्टार्ट में क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई, इसीलिए हम इसे प्योरली डायरेक्ट एविडेंस नहीं कह सकते। डायरेक्ट एविडेंस कौन सा है हमारा, सी, कि ऑडिटर खुद ऑब्जर्व करे स्टॉक पूरा है कि नहीं पूरा। ये ज्यादा बेहतर है कि स्टॉक शीट जो क्लाइंट हमें दे दे और हम उसको देख लें कि स्टॉक शीट बैलेंस शीट से एग्री करती है, वो ज्यादा बेहतर है। कौन सा, फिजिकली खुद देखना, डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल। जी, कब लेस एविडेंस चाहिए होगा, जब क्या है, ऑडिटर है स्ट्रॉन्ग प्रायर नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, तो बहुत सी चीजें, बहुत सा नॉलेज उसे ऑलरेडी पहले होगा। व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक, इसमें तो एविडेंस ज्यादा चाहिए ना, वो कम का पूछ रहा है। जी, कौन सा एविडेंस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से इफेक्ट होगा, भाई जो इंटरनल एविडेंस है वही इफेक्ट होगा। इंटरनल कंट्रोल से इंटरनल एविडेंस इफेक्ट हो, एक्सटर्नल थोड़ा ही होगा। एविडेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल है, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल उसे कहते हैं इस वजह से कि वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है सिस्टम। एविडेंस गैदर्ड थ्रू ऑडिटर्स फिजिकल इंस्पेक्शन, ये भी इंटरनल नहीं है, ये तो ऑडिटर का अपना है, खुद वो परफॉर्म कर रहा है, इसका क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल से ताल्लुक नहीं है। इंटरनली जनरेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाँ ये चूंकि इंटरनल एविडेंस है, तो जो क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इस आइटम को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये क्लाइंट के सिस्टम से डॉक्यूमेंट जनरेट हो रही है। और लीगल कंफर्मेशन ये भी एक्सटर्नल एविडेंस है, तो सिंपल रूल याद रखें कि जो क्लाइंट का इंटरनल डॉक्यूमेंट होगा, जो भी इंटरनल एविडेंस होगा, वो इफेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल होगा, एक्सटर्नल का क्लाइंट के इंटरनल से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है जी, कॉलेज का जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इस कॉलेज के अंदर जो एक्टिविटीज है उनको इफेक्ट करेगा, वो साथ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है फर्ज कीजिए उनके सिस्टम को थोड़ी इफेक्ट करेगा, उनका अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा। नेक्स्ट, ये सिंपल रेलिवेंट एविडेंस, कौन सी स्टेटमेंट रेलिवेंट एविडेंस को डिस्क्राइब करती है, कौन सी स्टेटमेंट,
बी एविडेंस दैट रिलेट्स डायरेक्टली टू द रिस्क बीइंग टेस्टेड, यानी जो प्रोसीजर आपके रिस्क को एड्रेस कर रहा होगा वो रेलिवेंट है। इसका मतलब है असल में हमें रिस्क बताएगा किसी भी एरिया में कि हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जो रिस्क होगा उसके लिहाज से प्रोसीजर डिसाइड करेंगे। जी इंटरनल एविडेंस हमेशा ज्यादा रिलायबल है क्या? इंटरनल ऑलवेज मोर रिलायबल, नहीं, फॉल्स। एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल होता है। ऑडिट में किस एविडेंस को हम कहते हैं ये एप्रोप्रिएट एविडेंस है? जो रेलिवेंट भी होता है, रिलायबल भी होता है। रेलिवेंट का मतलब है जो हमारा रिस्क है, जो मकसद है, जो हम काम करने जा रहे हैं उसको एड्रेस कर रहा हो। रिलायबल का मतलब है जिस सोर्स से हमें एविडेंस मिल रहा है वो ट्रस्टवर्दी हो। लास्ट क्वेश्चन, एविडेंस फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज लेस रिलायबल। नहीं नहीं, ये तो मोर रिलायबल होता है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर जी? चलिए अब आते हैं हम अपने लीडर बोर्ड की तरफ। जी शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ पोजीशन। भाई हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में मुझे बताइए आप लोगों की कोई पोजीशन आई है? क्लास में कोई स्टूडेंट हो तो उनसे जरा मेरी बात करवाइए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, ये जो भाई आगे सामने, हाँ जी इन्हीं भाई से बिल्कुल करवाए। नहीं नहीं आप ही बताएं, आप ही बताएं प्यारे भाई, आप ही बता दें। हाँ जी, क्या क्लास में कोई पोजीशन आई है आपकी क्लास में? जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सोचो। नहीं क्यों नहीं आई मेरे भाई? क्या उधर समझ नहीं आती? क्यों नहीं आई पोजीशन? बताइए। क्या उधर क्वेश्चन देर से डिस्प्ले होता है? अच्छा कल आएगी पोजीशन इंशाल्लाह। चलिए हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में बताइए। ये सेकंड बेंच पे जो भाई बैठे हैं इनसे बात करवाइए। जी भाई पोजीशन आई कोई आपकी क्लास में? क्यों नहीं आई मेरे भाई? क्यों नहीं आई पोजीशन? क्या इसमें लायक लोग नहीं बैठे आपकी क्लास में? लायक बैठे हैं तो फिर क्यों नहीं पोजीशन आई मेरे भाई? कल आएगी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल आज 3-4 पोजीशन तो हमारी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के हैं। चलिए अच्छा अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में पॉज कीजिएगा थोड़ी देर। जी अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कल जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे, कोई चीज पूछना चाहते हो? कोई चीज नहीं पूछनी? सब ठीक है। चलिए फिर एक केस स्टडी है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दी थी। आइए उसको डिस्कस करते हैं हम। अपने सामने रखिएगा इसको ताकि जो अहम पॉइंट्स हो वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। कह रहे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस एंड ईच हैज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी। लिस्टेड बिलो आर सम पेयर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस। कहता है जो एविडेंस है ना आप डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं और हर सोर्स की रिलायबिलिटी डिफरेंट होती है। किसी सोर्स से, किसी पर्सन से जो आपको एविडेंस मिलता है आप उसे हाईली रिलायबल ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा एतबार करते हैं। किसी सोर्स से एविडेंस मिलता है कम एतबार करते हैं, ऐसा ही है। इसमें जो अहम कंसेप्ट है, जो वर्ड है अहम, वो है रिलायबिलिटी। हमें रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस की तरफ लेके जा रहा है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? डिटरमिन फॉर ईच पेयर
कह रहा है ये मैंने ए बी सी डी ई 5 पेयर दिए हैं, यानी ए में 2 पेयर है एविडेंस के, बी में 2 पेयर है, सी में 2 पेयर। कह रहा है इनको आपस में कंपेयर कीजिए, ए वाले जो 2 एविडेंस है उनको आपस में कंपेयर कीजिए और बताइए कौन से वाला ज्यादा रिलायबल है और क्यों। Determine for each pair whether the first or the second type of evidence is generally more reliable. Provide an explanation for your selection. Explain भी करना है। तो आइए पहला एविडेंस देखते क्या है। कह रहा है सेंडिंग कंफर्मेशन लेटर टू बैंक वर्सेस एग्जामिनिंग क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट। अब ये 2 एविडेंस है, बैंक कंफर्मेशन अलग एविडेंस है, बैंक स्टेटमेंट अलग एविडेंस है। दोनों में कॉमन पता है क्या है दोनों ही एक्सटर्नल है, दोनों ही एक्सटर्नल। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, क्या फर्क है बता सकता है कोई स्टूडेंट? फर्क क्या है? बैंक स्टेटमेंट पहले मैनेजमेंट के पास जाती है क्योंकि अकाउंट तो मैनेजमेंट ने ओपन किया ना, फिर मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करते हैं अगर जरूरत ऑडिटर मांगे तो। और जो बैंक कंफर्मेशन है ये ऑडिटर डायरेक्टली बैंक को रिक्वेस्ट करता है और बैंक डायरेक्टली ऑडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करता है। तो हैं तो दोनों एक्सटर्नल, फर्क किस चीज का है? डायरेक्ट, कौन सा एविडेंस डायरेक्ट है? कंफर्मेशन डायरेक्ट है, और कौन सा इनडायरेक्ट है? बैंक स्टेटमेंट। तो हमारे ऑडिट में क्या रूल है, कौन से वाला ज्यादा रिलायबल होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल। तो आप क्या लिखेंगे? बैंक कंफर्मेशन मोर रिलायबल है। और रीजन क्या लिखेंगे इसकी? डायरेक्ट है। ये रीजन नहीं लिखने के रिटर्न है, रिटर्न तो दोनों है। ये नहीं लिखने की एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल भी दोनों ही है, दोनों बैंक ही जनरेट करता है। रीजन क्या है? एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? अच्छा बताइए, ये तो हो गया ना दोनों में से रिलायबल कौन सा। अगर मैं आपसे पूछूं रेलिवेंट, तो ये प्रोसीजर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया से रेलिवेंट है, यानी किस एरिया की वेरिफिकेशन करते हुए ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए? बैंक बैलेंस। शाबाश। जब आप आगे चल के प्रोसीजर्स पढ़ेंगे ना वेरिफिकेशन के, तो उसमें जब बैंक के वेरिफिकेशन प्रोसीजर पढ़ेंगे उनमें कंफर्मेशन लेटर भी आएगा और बैंक स्टेटमेंट भी आएगा। उसका फर्क आपको आज पता चल गया। नेक्स्ट, एन एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्विजिशन। रॉ मटेरियल रिक्विजिशन पता है, जब वो मटेरियल की जरूरत होती है फैक्ट्री में तो फिर रिक्वेस्ट की जाती है वेयर हाउस डिपार्टमेंट को कि सर हमें मटेरियल इशू करें। ये इंटरनल एविडेंस है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है, मैनेजमेंट के जरिए से जनरेट हो रहा है। वर्सेस एन ऑडिटर्स रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑडिटर जो है वो डेप्रिसिएशन को खुद कैलकुलेट कर रहा है। जरा बताइए कौन से वाला ज्यादा रिलायबल है? जो एविडेंस ऑडिटर खुद जनरेट कर रहा है वो खुद हासिल कर रहा है वो, या जो मैनेजमेंट ने जनरेट किया हुआ है खुद हासिल कर रहा है? क्यों? ये डायरेक्ट एविडेंस है। ऑडिटर ने जो कैलकुलेशन की है ये क्या है? डायरेक्ट है। जो रॉ मटेरियल रिक्विजिशन मैनेजमेंट से हमें मिलेगी वो चूंकि वाया मैनेजमेंट हमें मिल रहा है, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। क्लियर? ठीक है। हाँ, इसको कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये रिटर्न एविडेंस है, और ये ऑडिटर्स की जो रिकैलकुलेशन है ये हो सकता है कैलकुलेटर के ऊपर ज़मानी कलामी कर रहा हो। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि किसी एविडेंस के ऊपर एक रूल अप्लाई हो रहा हो दूसरा ना हो रहा हो। इवन अगर इसको ट्रू भी मान लिया जाए कि ऑडिटर ने ज़बानी कलामी कैलकुलेशन की है और क्लाइंट की जो रिक्विजिशन है वो रिटर्न, तो फिर भी मुझे बताइए अब दोनों सूरतों को सामने रखते हुए बताइए कौन से वाला ज्यादा रिलायबल है आपके ख्याल में? एज प्रोफेशनल आप किसके ऊपर ज्यादा एतबार करें? अरे कैलकुलेशन के ऊपर। ऑडिटर ने जो खुद काम किया हुआ ना, वो चाहे उसका ज़बानी कलामी हो वो क्लाइंट के रिटर्न वाले से बेहतर, क्योंकि जो मैनेजमेंट के जरिए से है उसमें हमेशा टेम्परिंग का रिस्क होता है, उसमें टेम्परिंग का रिस्क। ठीक, तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे? क्यों ऑडिटर्स रिकैलकुलेशन मोर रिलायबल है? क्यों मोर रिलायबल है? क्योंकि वो डायरेक्ट ऑडिटर ने परफॉर्म किया, डायरेक्ट एविडेंस है। क्लियर जी? चलिए अच्छा मुझे बताइए फिर कि एग्जामिनेशन रॉ मटेरियल, ये रिलायबिलिटी पे तो कमेंट कर लिया, अब रेलिवेंस उसने पूछा नहीं है, रेलिवेंस मैं खुद से ऐड कर रहा हूं।
ये वाला जो एविडेंस है पहले वाला, ये किस एरिया से रेलिवेंट है, किस एरिया की वेरिफिकेशन करते हुए आप ये वाला काम करेंगे, स्टॉक इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन। शाबाश, बेहतरीन। यहाँ कह लीजिए परचेजेस, एक ही बात है, परचेजेस या इन्वेंट्री दोनों ठीक है। और आइटम्स रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये किस में होगा, नॉन करंट एसेट कह लें, बिल्कुल वो भी ठीक है, और डेप्रिसिएशन कह लें वो भी ठीक है, क्योंकि एरिया अलग अलग है लेकिन इंटर रिलेटेड है। जैसे परचेजेस और इन्वेंट्री इंटर रिलेटेड है, एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग है लेकिन इंटर रिलेटेड है, तो प्रोसीजर चल जाता है एक प्रोसीजर दोनों जगह पे। तो इसी तरह ये डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन अगर आप कहते हैं वो भी ठीक है जवाब, अगर आप कहते हैं फिक्स एसेट्स वो भी ठीक है। क्लियर जी? हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6 में बताइए, क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सामने जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछिए, आपको समझ आ रही है जी? क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये आवाज कम ज्यादा क्यों हो जाती है? चलिए ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। डिस्कस द लाइक्लीहुड एंड अमाउंट ऑफ लॉस इन ए लॉ सूट अगेंस्ट क्लाइंट विद क्लाइंट्स इन हाउस लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल कहते हैं लॉयर को। इन हाउस का मतलब है जो क्लाइंट का अपना एम्प्लॉय हो। बाज़ औक़ात लॉयर्स को एम्प्लॉय के तौर पे भी रखा होता है ना, अगर ज्यादा केसेस फेस करना पड़े। वर्सेस डिस्कशन विद सीए फर्म्स ऑन लीगल काउंसिल। क्या कह रहा है? कह रहा है हमने किसी कानूनी मसले के ऊपर राय लेनी है वकील से कि लाइक्लीहुड एंड अमाउंट ऑफ लॉस। लाइक्लीहुड को अंडरलाइन करें, अमाउंट ऑफ लॉस को अंडरलाइन। आप अकाउंटिंग में पढ़ते होंगे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है जब आउटफ्लो प्रोबेबल हो और मेजरेबल हो। ये पढ़ा कभी आपने, प्रोबेबल और मेजरेबल? तो ये असल में लाइक्लीहुड क्या कहना चाह रहा है? लाइक्लीहुड कितने % चांस है हम जीत जाएंगे, ये क्या जानना चाह रहा है? ये कि आउटफ्लो प्रोबेबल है कि नहीं, केस हारेंगे कि जीतेंगे। ये 2 सवाल पूछ रहा है वकील से। क्या सवाल पूछ रहा है? लाइक्लीहुड के केस जीतेंगे कि हारेंगे, जीतने का कितना चांस है, और अमाउंट, कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगी। अगर वकील कह दे भैया केस हार जाएंगे, आउटफ्लो प्रोबेबल हो गया, और कहे 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, मेजरेबल भी हो गया, फिर क्या करना होता है? प्रोविजन रिकॉर्ड। तो बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल एविडेंस है? कौन सा ज्यादा रिलायबल है? सीए फर्म। भाई जाहिर है अपने क्लाइंट के बंदे से पूछना उससे बेहतर है भाई अपने बंदे से पूछे। क्लाइंट का जो लॉयर है वो हो सकता है बायस हो, हमारा जो वकील होगा वो तो बायस नहीं होगा ना। तो ज्यादा रिलायबल कौन सा? इंडिपेंडेंट। ये रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल। ये एक्सटर्नल एविडेंस है ना, क्यों? ये तो एक्सटर्नल कहाँ है? ये तो सीए फर्म का अपना वकील है। हाँ, हमारे क्लाइंट का तो एक्सटर्नल है ना। इंटरनल एक्सटर्नल हम अपने ऑडिट क्लाइंट जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे होते हैं। अच्छा बताइए, रिलायबिलिटी तो आपने बोल दी, रेलिवेंस बताइए। ये प्रोसीजर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में वेरिफिकेशन करते हुए परफॉर्म करेंगे? किस एरिया से रेलिवेंट है? लीगल केसेस आप प्रोविजन बिल्कुल ठीक है, कंटिजेंसीज बिल्कुल ठीक। एग्जामिन सेल्स डी, एग्जामिन सेल इनवॉइसेस व्हेन सेवरल कंपिटेंट पीपल आर चेकिंग ईच अदर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंपिटेंट पर्सन ऑन ए 1 पर्सन स्टाफ। अब ये दोनों हैं इंटरनल। कहता है एक कंपनी में एक काम एक ही बंदा कर रहा है, एक कंपनी में एक काम 4 बंदे कर रहे हैं, तो कौन से वाले में ज्यादा रिलायबल एविडेंस होगा? 4 लोग काम करेंगे। क्यों? स्ट्रॉन्ग। क्योंकि बंदा चाहे जितना बस कंपिटेंट हो गलती तो कर सकता है, लेकिन जब 4 लोग होंगे, एक बंदा गलती करेगा, दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा गलती करेगा, तीसरा पकड़ लेगा। जब हमारे ऑडिट की लैंग्वेज में जब क्लाइंट में कोई पर्सन कोई एक्टिविटी एक से ज्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हों, इसे हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कि एक ड्यूटी को हमने सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ लोगों में। सेग्रीगेशन क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ड्यूटीज क्या कंसेप्ट है? कि एक टास्क को एक से ज्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हों, एक से भले 2, सुना होगा आपने,
ताकि एक कोई गलती कर दे, कभी छुट्टी कर दे, तबीयत खराब हो तो दूसरा काम संभाल ले। अच्छा, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बताइए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी गुड थिंग है या बैड थिंग है? बैड थिंग है, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, गुड थिंग है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज इक्वल टू गुड कंट्रोल, गुड कंट्रोल इज इक्वल टू लो रिस्क, लो रिस्क इज इक्वल टू लो प्रोसीजर, हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये सेग्रीगेशन ड्यूटी एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब समझ आ गया? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, एक ही काम को डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ लोगों में। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा तो बताइए ये किस, ये रिलायबिलिटी तो आपने सही बता दिया कि जब बहुत से लोग काम कर रहे हो कि सेग्रीगेशन ड्यूटी कंट्रोल स्ट्रांग है, वो ज्यादा रिलायबल है। रेलिवेंस किस एरिया से है? सेल्स से। शाबाश, सेल्स कह दिया वो भी ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में डेटर आ गया ना तो वो भी ठीक मानेंगे हम। डेटर को क्यों ठीक मानेंगे हम? क्योंकि वो इनडायरेक्टली उसी से रिलेट करता है। डबल एंट्री सिस्टम है ना, एक ट्रांजैक्शन आपको पता है 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। ज्यादा बेहतर वैसे सेल्स है, लेकिन अगर कोई डेटर भी लिख देगा हम उसको भी ठीक मानेंगे। नेक्स्ट ई, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट्स डिस्पैच डिपार्टमेंट वर्सेस ए सेल कंफर्म्ड बाय कस्टमर। सेल क्यों रिलायबल है? एक्सटर्नल एविडेंस है। तो बताइए रिलायबिलिटी तो पता चल गया, रेलिवेंस ये प्रोसीजर किस से रेलिवेंट है? सेल्स से। सेल्स कह दे वो भी ठीक है, और अगर कोई डेटर कह दे उसको भी हम ठीक मानेंगे। वैसे ज्यादा बेहतर सेल्स है, डायरेक्टली उसी से रिलेट कर रहा। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? अब समझ आ गया आपको? अब अगर आपको कोई भी और डिफरेंट एविडेंस की एग्जांपल दे, 5 आपने एग्जांपल्स कर लिए, इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल आपको दी जाए और कहा जाए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है, तो आप बता देंगे? और अगर पूछा जाए बताइए ये वाला प्रोसीजर किस एरिया से रेलिवेंट है, तो वो भी बता देंगे। चलिए ठीक है, गुड। ये था हमारा क्वेश्चन, इसको करते हैं क्लोज। और अब चलते हैं, इसमें कोई किसी स्टूडेंट का आर्गुमेंट हो, कोई डिस्कशन करनी हो? चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है छोटा सा, 7 प्रोसीजर होते हैं और एक एक लाइन में भी इन प्रोसीजर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। मसला इन प्रोसीजर को याद करने का हरगिज नहीं है। याद कर लीजिएगा, मैं भी कभी पूछ ले, चांस बहुत ही कम, लेस देन 5% चांस है कि वो आपसे किसी प्रोसीजर के बारे में पूछेगा कि मुझे इस प्रोसीजर की डेफिनेशन बता दो। वो नहीं पूछेगा, क्या उसकी एप्लीकेशन पूछेगा कि मुझे बताओ ये प्रोसीजर आप किस किस जगह इस्तेमाल करोगे, ये प्रोसीजर किस किस जगह इस्तेमाल करोगे। मुझे बताइए, फर्ज कीजिए अगर ये क्लास जो है ये ऑडिट की क्लास ना होती, मेडिकल की क्लास होती फर्ज कीजिए, और मैं कोई सर्जन होता, आपको ऑपरेशन करना सिखाना होता, सर्जरी करना मैंने सिखाना होता, तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या होता, मैं आपको जो सर्जरी के दौरान डिफरेंट टूल्स यूज होने हैं वो बता रहा होता। जो भी टूल्स होते हैं, अल्लाह जाने क्या, ये कैंची है, ये छुरी है, ठीक है, ये पेचकस है, वो जो भी इस तरह के होंगे, पेचकस होता तो नहीं है, मिसाल दे रहा हूं भाई, पहले यही समझा रहा होता ना ये। अच्छा मुझे बताइए आपके लिए क्या चीज अहम होती, मैं आपको ये बताता भाई ये कैंची है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसको हमने इस तरह पकड़ना है, इस तरीके से, ये ज्यादा अहम होता मैं उसके ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करता, या ये ज्यादा अहम होता कि मैं आपको ये बताता कि इसको इस्तेमाल किस किस जगह पे करना है, किस ऑर्गन का ऑपरेट करना है तो वहां भी इस्तेमाल होगा और किस में इस्तेमाल नहीं होगा, ये ज्यादा अहम है ना। उसकी डेफिनेशन तो अहम नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन हम पढ़ा देते हैं। तो उसी तरह ऑडिट में भी आप लोगों की भी एक टूल किट होती है, डॉक्टर की टूल किट है ना, उसके काम में इस्तेमाल होती है। हमारे घर में मोटर ठीक करने आता है टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, उसकी भी टूल किट होती है ना, उसके काम आती है। उसके उस्ताद ने उसको सिखाया होगा, वो जो मैकेनिक हमारे घर मोटर ठीक करने आता है, क्या कि भैया ये वाला मसला हो तो ये औजार इस्तेमाल करना है, ये वाला मसला हो ये टूल इस्तेमाल करना है, ऐसा ही है। तो आज आप भी यही सीखने जा रहे हैं, आपकी टूल किट में कौन कौन से टूल्स हैं, और ये वो टूल्स हैं
जो पूरी दुनिया में सेम है, जो कि पूरी, ये टोटल 7 प्रोसीजर हैं। ऑडिटर जिंदगी में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी काम करता है वो इन 7 प्रोसीजर के अंदर रह के काम करता है। इनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इन 7 प्रोसीजर्स के अंदर होंगी। इनसे बाहर कोई, दुनिया में 8वां प्रोसीजर कोई नहीं ऑडिटर का पूरी दुनिया में। ये 7 प्रोसीजर्स क्या हैं? ये है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा पहले आज का लेक्चर याद करने वाला नहीं, समझने वाला है। ठीक है, तो पहले हम इसको, मैं आपके सामने हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूं। इसको आपने अपने जहन में रखना है। देखिए, अगर हमारा मकसद होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट। इनको वेरीफाई करना है तो हम इनको एज इट इज वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें 5 समझ ली 5 सेट होते हैं ना। कौन कौन से हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद हाँ जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, एब्रीविएशन यूज करो, नॉर्मली मैं यूज नहीं करता या यहाँ चूंकि सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, याद नहीं करवाना मकसद, इसलिए एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ। चेंजिंग डी और no. अच्छा, अगर आप मुझे बताइएगा स्टेटमेंट मेरी ठीक है कि नहीं। जितनी को मैंने अकाउंटिंग पढ़ी है जिस जमाने में, तो उसमें होता ये था, अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, भाई टीए है कोई हमारे, ये टीए से कहिएगा कल से क्लास के स्टार्ट में ना एक एक मार्कर चेक करके, जो इस तरह के मार्कर हो ना, इस तरह के, उनको उठा लें। ठीक है, साइड पे कर दो, फिर हम चेक करते हैं ना उसमें टाइम ज़ाया होता है फिर। ठीक है, और सही वाले मार्कर वहाँ पे रख दिया करें। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, आपके पास बैलेंस शीट है और कुछ नोट्स आपको दे दिए गए हैं, तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। बताइए ट्रू और फॉल्स। आजकल भी ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाई है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां से बनती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट से। ओके, बल्कि अगर ये तीनों चीजें हो ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बन सकती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी भी बन सकती है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर हम एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन से कोई इंफॉर्मेशन बनाएं तो क्या वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वेरीफाइड होगी कि नहीं? क्योंकि हमने जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन बनाई है वो सोर्स पे वेरीफाइड है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट, मैं आपका काम कम कर रहा हूं, अगर हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू द अकाउंट्स को वेरीफाई कर लें तो फिर इन 3 की मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, ये भी ऑटोमेटिकली वेरीफाइड होगी कि नहीं? तो क्या इसको अलग से वेरीफाई करने की जरूरत है? नहीं करते अलग से, मतलब ये चेक कर लेते हैं कि फिगर्स वही यूज हुई हो, उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। क्या स्टेटमेंट चेंजिंग इक्विटी जो इन 3 से बनी, अगर इन 3 को वेरीफाई कर लें, इसको चेक करने की जरूरत है? इसका मतलब 5 में से आप 3 चीजें वेरीफाई कर लेना, काम कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा काम मजीद आसान करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में है सेल्स, बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री या फिक्स एसेट है, नोट्स टू द अकाउंट्स में नोट। बताइए, नोट्स टू द अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से इंडिपेंडेंट होते हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में अमाउंट्स, एरियाज आ रहे होते हैं, उन्हीं की फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ होती है। जैसे फिक्स एसेट, क्लासिक डिस्क्लोजर एग्जांपल है फिक्स एसेट। क्या आप फिक्स एसेट जो बैलेंस शीट में है उसकी अमाउंट को अलग, और जो नीचे शेड्यूल दिया हुआ है उसने, क्या बोलते हैं आप उसको? शेड्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोट्स। नोट्स क्या बोलते हैं? पीपी के नोट्स बोलते हैं।
पीपी का जो नोट दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट अलग अलग वेरीफाई होगा कि वो इकट्ठा ही वेरीफाई होना चाहिए, इकट्ठा ही वेरीफाई होना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को वेरीफाई करते हैं तो जिस जिस एरिया को वेरीफाई कर रहे होते हैं ना उसके रिलेटेड नोट साथ साथ उसी के साथ साथ वेरीफाई करते हैं, अलग वेरीफाई नहीं करते। ऐसा नहीं है बैलेंस शीट अलग वेरीफाई होगी और नोट्स उसके अलग वेरीफाई, नहीं नहीं, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का एरिया वेरीफाई कर रहे हैं उसके नोट्स भी साथ ही वेरीफाई करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि नोट्स को भी वेरीफाई जरूर करना है लेकिन अलग से वेरीफाई नहीं करना, इन्हीं को वेरीफाई करते हुए इनकम स्टेटमेंट उनको भी वेरीफाई करना है। एग्रीड? तो इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए ऑडिट में सबसे अहम, हालांकि कंप्लीट सेट में 5 चीजें शामिल है, हमारे लिए सबसे अहम कौन सी चीज है? सबसे अहम वेरीफाई सबको कर लेंगे, सबसे अहम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। डन? तो जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो इसका मतलब ये हुआ हम किसको वेरीफाई कर रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इकट्ठा एक ही दफा में वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक, वो क्या है गुरुओं का असूल होता था एक, वो क्या, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। हमने क्या किया है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिवाइड किया है कुछ हिस्सों, क्योंकि छोटा छोटा करके कोई भी काम करना आसान होता है। आपको ऑडिट पढ़ाना है ना, चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, फिर हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया गया। खुद बताइए अगर हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड ना करते, हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड ना करते, एक ही बड़ी सी किताब होती, शुरू होते एंड में जाके खत्म हो जाते, ऑडिट वो भी था, क्या वो ऑडिट पढ़ना समझना आसान था होता कि मुश्किल होता? इसीलिए हमने आसानी के लिए हमारे सीनियर्स ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उन लोगों ने क्या कहा है, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है स्टेप नंबर 1 उसे ब्रेक करो, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह में कर दिया, अभी भी काम शुरू नहीं करना। अब क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को एरियाज में डिवाइड करो, एरियाज में डिवाइड करो, क्योंकि मैं कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं करूंगा, मैं इनकम स्टेटमेंट के एरियाज को वेरीफाई कर रहा हूं। तो जैसे इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से एरियाज होंगे, सेल्स है, परचेजेस है, वगैरह वगैरह और भी होंगे। बैलेंस शीट में कौन से होंगे, डेटर्स हैं, एसेट्स, पीपी वगैरह और भी होंगे, इन्वेंट्री वगैरह। तो मैंने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो पहले इनकम स्टेटमेंट को पकड़ूंगा, बैलेंस शीट उसको डिवाइड किया, फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई एरिया सेलेक्ट किया, सेल्स का या परचेज का। यहां तक क्लियर है? इस लेवल पे भी काम नहीं करना, इससे भी डिटेल लेवल पे जाना है। देखिए जैसे साइंस है ना, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हैं वो। अब साइंस तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी है, मैट्रिक में पढ़ी थी। वो होता है कंसेप्ट कोई कि कोई क्या कहते हैं, आपने एनालिसिस करना हो ना किसी का एटम है फॉर एग्जांपल, उसके नीचे उसके पार्ट्स होते थे, मॉलिक्यूल होते थे, कि मॉलिक्यूल में एटम होते थे क्या? हाँ, क्या होता था, मॉलिक्यूल में एटम्स होते थे और एटम्स के आगे सब पार्ट क्या होता था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसका मतलब जब हमने एनालिसिस करना है किसी भी फील्ड में, तो जैसे जैसे वो फील्ड ग्रो करती है हमारा एनालिसिस ज्यादा डिटेल्ड होता जाता है। तो खुद बताया जो डिटेल एनालिसिस अहम होता है कि ब्रॉड लेवल का एनालिसिस डिटेल। तो हमारा प्रोफेशन भी पिछले 150-200 साल में काफी ग्रो किया। उन्होंने कहा पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिवाइड करो एरियाज में, और फिर एरियाज को डिवाइड करो आगे, हर एरिया के 6-6 हिस्से करो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह है। उसी तरह हमारे ऑडिट में भी हर एरिया में 6 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, 6 टेस्ट हर एरिया में। समझ लीजिए 6 तरह के रिस्क होते हैं हर एरिया में। कितनी तरह के रिस्क होते हैं? 6 तरह के रिस्क, ठीक है। उनको असर्शंस भी कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? असर्शंस। आपके ऑडिट में बार बार लफ्ज आएगा असर्शन। असर्शन का मतलब क्या होता है कि मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या, अल्टीमेटली रिस्क को हमने कम करना है, रिस्क। तो जब हम बोलते हैं ना कंप्लीटनेस की असर्शन को चेक कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये होता है मैं ये रिस्क खत्म कर रहा हूं कि
ये कोई ट्रांजैक्शन रह तो नहीं गई, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हर एरिया को 6 असर्शंस में क्लासिफाई किया। असर्शन का लफ्ज जो है ना, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, डेफिनेशन से कंसेप्ट समझ नहीं आता। आपने सिर्फ इतना जहन में रखना है, असर्शन का मतलब है किसी भी एरिया के 6 हिस्से जिनको हमने एज ऑडिटर चेक करना है। असर्शन का मतलब क्या है, किसी भी एरिया के 6 हिस्से जिनको हमने चेक करना है, यही मतलब हो। डेफिनेशन से कंसेप्ट नहीं समझना, इसकी डेफिनेशन आगे चल के आएगी, वो बड़ी अजीबोगरीब सी है, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आपसे जब भी कोई पूछे असर्शन, एग्जाम में पूछेगा तो डेफिनेशन छापनी है, अदर देन एग्जाम कोई पूछे तो असर्शन का मतलब क्या होगा, किसी भी एरिया के 6 हिस्से जिनको हमने वेरीफाई करना है। और याद रखिए असूल हमें स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है, 6 के 6 हिस्से वेरीफाई होंगे ना, फिर आप कहेंगे मैंने सेल्स को वेरीफाई किया है। अगर 5 हिस्से वेरीफाई कर लिए, एक हिस्सा, एक असर्शन रह गई, सेल्स में 5 असर्शन वेरीफाई कर ली, एक असर्शन रह गई, तो आपका सेल्स का एरिया वेरीफाई नहीं हुआ, आपने भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। भाई बात समझ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एरिया, एरिया से नीचे 6 असर्शन। असर्शन हम बाद में कभी पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना काफी है कि हर एरिया में 6 असर्शन। वैसे 2 असर्शन तो आपको पता चल ही गई होंगी, कंप्लीटनेस और अकरेंस। कंप्लीट और सबसे अहम असर्शन प्रोबेबली यही है, कंप्लीटनेस और अकरेंस, ठीक है। बाकी और भी असर्शन है, वो आहिस्ता आहिस्ता कभी पढ़ेंगे। तो सेल्स को वेरीफाई करना है 6 असर्शन, जैसे एक असर्शन क्या होगी, अकरेंस, एक क्या होगी, कंप्लीटनेस, वगैरह वगैरह। अब वो क्या कह रहा है कि आपने जब इसको वेरीफाई करना है ना, इसको वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सिर्फ आपको यह सिखा रहा है आपके पास कितनी तरह के प्रोसीजर हैं जो आप इन एरिया की इन असर्शन को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, इन एरिया की इन असर्शन को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कितनी तरह के प्रोसीजर है, जैसे हमने ऑपरेशन करना है, ये सामने पूरा इंसान है, ये इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका नाक है, ये इसका बाजू, ये इसकी टांग, अब उसके आगे, टांग के आगे उसके जाहिर मुख्तलिफ हिस्से होंगे जो भी ऑपरेशन के मुताबिक है उनके, ये घुटना है, ये हड्डी है, ये खून है, ये गोश्त, तो हर एक को किस तरीके से ट्रीट करना है, अलग अलग टूल होंगे। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो असर्शन हमने असल में किसको वेरी, हम काम करते हैं एट असर्शन लेवल, हम क्या काम करते हैं एट असर्शन लेवल, ठीक है। बाज़ हमने स्कैनिंग करनी हो ना, टेस्ट करनी हो, तो कभी कभी कुछ काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बेसिक लेवल का काम होता है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी हैं, बेसिक लेवल का काम। जो हमारा 99% वर्क होता है वो एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, इसको बोलते हैं, इस लेवल को बोलते हैं एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओवरऑल, इसको बोलते हैं एट असर्शन लेवल। मोस्ट डिटेल जो हमारी ऑडिट में आज तक की डेट में मोस्ट डिटेल जो बाइफरकेशन की गई है, जो पॉइंट बनाया गया है, वो है असर्शन लेवल। तो हमारा क्या काम, हम कहाँ काम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी हम इक्का दुक्का काम करते हैं ओवरऑल। भाई देख लेना क्लाइंट की इंटेग्रिटी कैसी है, ये बंदा लगता है डायरेक्टर 2 नंबर है, नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्क है, ये अब रिस्क किस एरिया में है, इन्वेंट्री में है क्या? अगर डायरेक्टर आपका 2 नंबर है, क्लाइंट का फ्रॉड करता है, तो ये रिस्क इन्वेंट्री में है क्या सेल्स में है क्या? ये तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जिनका इफेक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेकिन हमारा ज्यादातर काम 99% काम कहाँ होता है, ये सिर्फ हम स्टार्ट में कंसीडर करते हैं थोड़ा सा काम, फिर क्या तो ऑडिटर अपना 99% वर्क कहाँ करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे के असर्शन लेवल पे, असर्शन लेवल पे। ये लेवल समझ आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल, शाबाश। ठीक है, प्रिंसिपल साहब कॉलेज नहीं आते, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है कि एक रिस्क ही है, दूसरा रिस्क क्या है, आपके ऑडिट के टीचर जो है वो छुट्टियां करते हैं, वो कॉलेज नहीं आते, ये भी रिस्क है। प्रिंसिपल साहब कॉलेज नहीं आते, ये भी रिस्क है।
कौन सा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, कौन सा एडजस्टमेंट गेस करें? प्रिंसिपल साहब रिस्क एट फाइनेंशियल, क्योंकि प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे ना, देखा देखी कोई भी नहीं आएगा, टीचर भी नहीं आएंगे, बाकी स्टाफ भी नहीं आएगा। टीचर नहीं आएगा, उसका इफेक्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट पे है, बाकी सब्जेक्ट के टीचर तो आ रहे, प्रिंसिपल साहब नहीं आ रहे, उसका इफेक्ट सब पे होता है। तो ये आपको एक कंसेप्ट बताना था। हमने जो भी वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं किस लेवल पे करने हैं, और असर्शन लेवल का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको डिवाइड किया एरियाज, और हर एरिया को 6 हिस्सों में डिवाइड किया असर्शंस। अब इस असर्शन को वेरीफाई करना है, पहले किसको करे? एक्यूरेंस को करे, कंप्लीटनेस को करे कि किसी और को? भाई जिसको मर्जी करे, आपकी मर्जी, वेरीफाई सबको करना है, तरतीब अहम नहीं है। कैसे करें? सवाल ये, इस पॉइंट पे आपको आना था, कैसे करें? प्रोसीजर परफॉर्म। तो वो प्रोसीजर कौन से हो सकते हैं वो अब आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन ये जहन में रखिएगा, ये जितने भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं एट असर्शन लेवल करते हैं, बस इतना कंसेप्ट जहन में रखना है। सारी कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जितने भी प्रोसीजर हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या करते हैं हम एट असर्शन लेवल पे वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए, यह है आपके पास टूल किट। 7 प्रोसीजर आज देने जा रहा हूं आपको, और ये 7 प्रोसीजर आपकी ऑडिट की प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा काम आएंगे। डेली बेसिस के ऊपर दुनिया की हर मुल्क के हर कंपनी का जो ऑडिटर है वो डेली बेसिस के ऊपर इन्हीं 7 में से कुछ ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। आइए जरा इनको सीखते हैं। सिखाऊंगा मैं, उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आप बताएंगे। हाँ, जहां पे उसको इस्तेमाल आप ठीक ना कर रहे हो तो वहां पे मैं थोड़ी सी ट्यूनिंग कर दूंगा। ठीक है जी। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछना। पूछना। अमूमी तौर पे इंक्वायरी जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, और अमूमी तौर पे ज़बानी कलामी होती है, रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न फॉर्म में हो तो उसे कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ज्यादातर इंक्वायरी क्या होगी? ओरल होगी, ज़बानी कलामी होगी। इंक्वायरी के बारे में कहा जाता है ये वन ऑफ द वीकेस्ट एविडेंस है, क्योंकि अमूमी तौर पे एक तो ज़बानी कलामी होता है, दूसरा मैनेजमेंट से पूछा है, और मैनेजमेंट तो उसी बात का, तो आपको पता है लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उसी वक्त अगले मिनट में मुकर जाते हैं, हमने तो ये बात की नहीं, या ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। तो जो इंक्वायरी है ये वीकेस्ट, लेकिन ये सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है। अजीब बात, वीकेस्ट है लेकिन मोस्ट परफॉर्म। क्लाइंट के साथ बैठ के हम चाय का कप पीते हैं ना, चाय का कप खत्म होते होते 20 इंक्वायरी कर लेते हैं हम उससे। ये इतना ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन ये वीकेस्ट है, इसलिए सिर्फ इसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। हमें इस प्रोसीजर के साथ दूसरे प्रोसीजर, दूसरा एविडेंस मिलाना पड़ता है, कोरोबरेट करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताया, इंक्वायरी समझ आ गई आपको? अब आपने मुझे बताना है कि इंक्वायरी किस किस एरिया में परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे बता देता हूं, हर एरिया में करते हैं। कोई एरिया बता दीजिए। सेल्स। सेल्स में बताइए, मैं सीएफओ हूं, मेरे से इंक्वायरी करें, क्या करनी है आपने? आप ऑडिटर हैं, बताएं कितनी सेल्स? सर पिछले साल की निस्बत सेल्स हमारी डबल हो गई है, सेल्स हमारी डबल हो गई है। ये क्या है? ये इंक्वायरी है। और बताइए कोई एरिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई इंक्वायरी पूछ ले, इंक्वायरी करें, शाबाश। परचेजिंग कहां से करते हैं? भाई पिछली दफा हमारा जो वेंडर था ना, उसने कोई माल सप्लाई किया था, वो बहुत ही घटिया था, वो कस्टमर की कंप्लेन आ रही थी। इस दफा हमने बाकी के 3 सप्लायर तो ठीक है, वो वाला एक सप्लायर चेंज कर दिया। ये क्या है? ये इंक्वायरी है। ठीक है, और कोई एरिया बताएं, शाबाश। और कोई एरिया बताएं। डेटर में से बताइए क्या इंक्वायरी करनी है आपने? बैड डेट कितने हुए? पिछली दफा तो बैड डेट थे 10% परसेंटेज, इस दफा हमने कर दिया 5%। इंक्वायरी है, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपकी ऑडिट में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। लेकिन याद रखें, इंक्वायरी जो भी करनी है ना, वो फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट करनी है। अब भाई मेरे से मेरा मोबाइल नंबर पूछ, जरा
पूछ तेरे को बताऊं मोबाइल में, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, ठीक है। तो जितनी भी इंक्वायरी करनी है कौन सी करनी है, फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। क्लियर हो गया। किसी भी एरिया में इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी एरिया में जो भी आपके समझ में इंक्वायरी आएगी वो बिल्कुल ठीक होगी। डन। दूसरी चीज, ये इंक्वायरी क्लियर है। दूसरी चीज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कुछ देखना, काम करना नहीं, देखना, देखना, ठीक है। आपने शायद वो एक कहावत सुनी होगी, अरबी की कहावत है पुरानी, कि कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती है। हमारी अरबी की किताब होती थी, उसमें एक चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे, उसमें ये लिखे होते थे, कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती। क्या ये आप एग्री करते हैं इस बात से? इसका मतलब क्या भला, कि जो आपको किसी से सुना आपने वो कुछ और है, वो कुछ, और जो आपने अपनी आंखों से देखा वो कुछ और है। ज्यादा रिलायबल, ज्यादा बेहतर कौन सा है? आंखों से। हालांकि बात का आंखों देखा भी गलत हो जाता है, साइंस बताती है हमारे क्या लिमिटेशन है। बहरहाल चलें इसको छोड़ें। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, कोई काम कर रहा है हम उसको देख रहे हैं, ये है ऑब्जर्वेशन। जैसे क्लाइंट स्टॉक काउंट कर रहा है, हम काउंट नहीं कर रहे, हालांकि करना चाहे कर सकते हैं लेकिन हमारा मूड नहीं है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। देखिए स्टॉक काउंट करना किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की, मैनेजमेंट की? उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने बनानी है, उसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर मैं सिर्फ उसको देखता हूं काम करते हुए, क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, जैसे कि कोई अगर डेटर्स की रिकंसिलिएशन, डेटा में रिकंसिलिएशन बनती है, पता ना आपको, कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडी लेजर की, क्या नहीं पता? अमूमी तौर पे नहीं पता होता। कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक नहीं पढ़ा आपने कभी? कहाँ पढ़ा हुआ? R1 में, PRC में, कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये रिकंसिलिएशन पढ़ी हुई है। हाँ, मतलब इतना को कंसेप्ट कि ये जब कोई एविडेंस आपका दो सोर्सेज पे मेंटेन हो तो उनको हमने टैली करना होता है। बैंक वाला भी हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, हम कैशबुक में भी कर रहे हैं, मंथ एंड के ऊपर टैली करना है, दोनों के फर्क तो नहीं है। इसी तरह डेटर्स में होता है, एक कंट्रोल अकाउंट होता है, एक सब्सिडी लेजर होता है, दोनों का। चलिए डेटर को गोली मारे, BRS, वो तो किया होगा आपने। हम BRS बना नहीं रहे, बना क्लाइंट रहा है, हम उसको देख रहे हैं। बताइए क्या है ये? ऑब्जर्वेशन। हम देख रहे हैं कि जो कलेक्शन होती है वो एक ही बंदा कर रहा है कि दो बंदे कर रहे हैं? एक कलेक्शन और एक रिकॉर्डिंग अलग अलग है, कि एक ही बंदा कलेक्शन भी कर रहा है और रिकॉर्डिंग भी कर रहा है? ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, कि कोई काम हो रहा है वो हमने देखना है। अमूमी तौर पे कंट्रोल जो क्लाइंट परफॉर्म कर रहा होता है ना, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जो मैंने अभी देखा ना, आपको बताया कि कलेक्शन एक ही बंदा रिसीव कर रहा है और वही रिकॉर्ड कर रहा है, कि रिसीव करने वाला बंदा अलग है, रिकॉर्ड करने वाला बंदा अलग है। ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी थी, जो दो लोग काम कर रहे थे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ये होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? भाई देखना कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने पूछा भाईजान पेरोल सही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, सैलरी एक्सपेंस ठीक है ना? उनका सर हम पेरोल डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, बंदे का नाम रजिस्टर पे मैच करते हैं, शनाख्ती कार्ड देखते हैं, फिर उसको हम चेक देते हैं, पेमेंट करते हैं, ऐसे नहीं देते। ये प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी। और अगर जिस दिन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस दिन मैं डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जाके देखूं कि क्या वाकई ही ये एक्टिविटीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। तीसरा प्रोसीजर है इंस्पेक्शन। ये घर जाके पढ़ लीजिएगा, ये बातें यही हैं। इंस्पेक्शन में क्या होता है? दो चीजों को चेक करने का नाम। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में वो कह रहा है ये दो लिमिटेशन है, यानी ये ओनली प्रोवाइड एविडेंस फॉर द टाइम, यानी जिस वक्त मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, ये उसी वक्त के बारे में एविडेंस देगा कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं, आगे पीछे नहीं। और दूसरा, जब लोगों को पता चलता है ना कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो अलर्ट हो जाते हैं। जैसे हो सकता है बाकी की क्लास में मैं सोया रहता हूं, आपसे गपशप लगाता रहता हूं, जैसे ही प्रिंसिपल साहब चेकिंग करने आए कि मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं,
मुझे पता चला, मैं फौरन अलर्ट हो जाऊंगा अपने, क्योंकि मुझे पता है प्रिंसिपल साहब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फौरन अलर्ट हो जाऊंगा, सही तरह पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल साहब चले गए, लिमिटेशन क्या है, वो ये समझ रहे होंगे कि मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूँ, हालांकि मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ उस वक्त अलर्ट हो गया था जिस वक्त मुझे ऑब्जर्व करने आए थे। तो ये ऑब्जर्वेशन की एक प्रॉब्लम है, क्या कि जिस वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे उस फॉर द टाइमिंग आपको एविडेंस देगा, आगे पीछे क्या होता रहा है उसका। उसके लिए फिर आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट्स को देखना और एसेट्स को देखना। 6 महीने पहले क्या होता रहा है ये मैं बैक डेट पे जाके नहीं देख सकता, लेकिन जो 6 महीने पहले की डॉक्यूमेंट बनी होगी ना, उससे मुझे कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा क्या होता रहा। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को देखना और टेंजिबल एसेट्स को देखना। ठीक है, ऑब्जर्व कर, क्या ऑब्जर्व मैं दूर से देख रहा हूं, जैसे ही मैंने करीब आके हाथ लगाया, ये क्या हो गया, इंस्पेक्शन। हाथ, ये टेंजिबल एसेट समझे, ये भाई को हाथ लगाया, ये भी इंस्पेक्शन है, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाई है इसको हाथ लगाया, ये भी इंस्पेक्शन है, रिकॉर्ड को देखना। ठीक है, जैसे सेल इनवॉइसेस चेक करना, इंस्पेक्शन, सेल इनवॉइसेस को देखना। ठीक है, परचेज इनवॉइसेस देखना, इंस्पेक्शन, पेरोल शीट देखना, इन्वेंट्री को जाके खुद चेक करना। देखिए, स्टॉक काउंट इन्वेंट्री स्टॉक काउंट क्लाइंट कर रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूं, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। मैंने भी स्टॉक काउंट करना शुरू कर दिया, इंस्पेक्शन। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मेरे स्टॉक काउंट में एज ऑडिटर और मैनेजमेंट के स्टॉक काउंट में फर्क है। मैनेजमेंट स्टॉक काउंट करती है 100%, मैं स्टॉक काउंट करूंगा सैंपल बेस पे। इंक्वायरी होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, इंस्पेक्शन होगी जी। फिर इसके बाद है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो तो आसान ही है, वो तो आपको पता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि आउटसाइड पार्टी से रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेना। जरा गैस करें किस किस से रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बैंक, क्लासिक एग्जांपल जो है ना वो है बैंक और लॉयर, डेटर्स और क्रेडिटर्स। हालांकि कुछ और कोई केसेस में भी है। एक दफा उसने केस स्टडी में पूछ लिया कि आप, हमारे क्लाइंट का कुछ स्टॉक ऐसा है जो कि दूर दराज किसी जगह पे है, किसी वेयर हाउस वाले के पास रखवाया गया, थर्ड पार्टी के पास है, तो आप उसको किन किन तरीकों से वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसमें से एक तरीका ये था, 3-4 तरीके थे। एक तरीका ये था कि हम उस थर्ड पार्टी को जिसके पास क्लाइंट का स्टॉक पड़ा हुआ है, हम उसे कंफर्मेशन लेटर सेंड करके पूछ लेंगे। तो कुछ और केसेस में भी कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जाता है, लेकिन जो हमारे सिलेबस की हद तक कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, कंफर्मेशन लेटर क्या है, आउटसाइड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेना क्लाइंट के बारे में रिटन फॉर्म में। क्या आउटसाइड पार्टीज के पास इंफॉर्मेशन होती है हमारे क्लाइंट की? बिल्कुल। किस किस के पास होती है? बैंक के पास, लॉयर्स के पास, डेटर्स के पास, क्रेडिटर के पास, टैक्स कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, वो भी लॉयर से मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जिस तरह इंक्वायरी के बारे में कहा जाता है ये वन ऑफ द लीस्ट रिलायबल, वीकेस्ट एविडेंस है, उसी तरह कंफर्मेशन के बारे में बोला जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस, मोस्ट रिलायबल। एक्सटर्नल रिलायबिलिटी के याद है पॉइंट्स? क्या पॉइंट्स थे रिलायबिलिटी के? लायबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी। ओरिजिनल मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, कंफर्मेशन रिटर्न भी है, एक्सटर्नल भी है, डायरेक्ट भी है, ऑडिटर को मिल रहा है, और क्या था, डॉक्यूमेंट्री भी है। बस वो कंट्रोल वाला नहीं है क्योंकि इंटरनल नहीं है। 5 में से 4 तो इधर पूरे हो गए पॉइंट्स रिलायबिलिटी के कंफर्मेशन में। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस। क्लियर? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर रिकैलकुलेशन का मतलब, अच्छा एक चीज में रख लें, बाज़ औक़ात कुछ प्रोसीजर ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी एक तीर से 2 शिकार भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काम एक कर रहे हैं और 2 हो जाए। एक ही प्रोसीजर में 2 चीजें भी आ सकते हैं। जैसे
रिकैलकुलेशन का मतलब होता है जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है ना, मैथमेटिकल एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट्स की, वो चेक करना। सेल इनवाइस में चेक करना सेल की अमाउंट ठीक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, कैलकुलेट हुई है कि नहीं, वो यूनिट से मल्टीप्लाई ठीक हुआ, डिस्काउंट वगैरह ठीक लगा, टैक्स का रेट ठीक लगा। ये है इसका रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन में लफ्ज री अलग है, कैलकुलेशन अलग है। कैलकुलेशन नहीं है, क्या प्रोसेस, रिकैल, क्यों बोला, क्योंकि ऑडिटर दोबारा कर रहा है, ओरिजिनली किसने की होगी, मैनेजमेंट। परचेज इनवाइस की रिकैलकुलेशन करते हैं, मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, हम उसको रिकैलकुलेट करते हैं, सही किया कि नहीं की। तो ये है रिकैलकुलेशन। जब आप रिकैलकुलेशन करेंगे के लिए कि सेल इनवाइस उठाएंगे ना, तो प्रोसीजर असल में बज़ाहिर एक परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन असल में दो कर रहे हैं। इंस्पेक्शन भी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, और रिकैलकुलेशन भी है। तो बाज़ औक़ात प्रोसीजर ओवरलैप कर जाते हैं, 2 in 1 वाला काम हो जाता है, लेकिन हम फिलहाल अलग अलग इनको समझ रहे हैं। तो रिकैलकुलेशन समझ आ गया। री परफॉर्मेंस क्या है, हाँ दोबारा, इसका ओरिजिनली परफॉर्म किसने किया है, मैनेजमेंट। अगर जो काम आप ऑब्जर्व करते हैं, क्लाइंट कोई काम देख रहा है, कर रहा है, क्लाइंट कोई काम कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं काम करते हुए, सही कर रहा है कि नहीं, ये क्या है, और हम अगर कहें क्लाइंट को सारा काम हम खुद ही करेंगे, ये री परफॉर्मेंस। सीएफओ से पूछा आपका बंदा काम ठीक कर रहा है कि नहीं, ये बंदा ओके ठीक कर रहा है, ये इंक्वायरी है, हमने देखना शुरू कर दिया ठीक कर रहा है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन। जब उसने काम कर लिया, हमने कहा यार सफा चेक करवाओ, तुमने किया क्या है, जरा टोटल मार के देखो, ये बीआरएस का टोटल ठीक है कि नहीं। ये इंस्पेक्शन भी है, रिकैलकुलेशन भी है। ठीक, री परफॉर्मेंस क्या है, इसका किया हुआ काम सारे का सारा दोबारा करो, ये री परफॉर्मेंस। ठीक है जी। और फिर है एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर से बोले क्या है, ये सारे ऑडिटर्स का फेवरेट प्रोसीजर होता है। सबसे कम ख्वारी इसमें होती है, सबसे ज्यादा ख्वारी होती है री परफॉर्मेंस में। वो करवाया जाता है जूनियर से, जूनियर जो ताज़ा ताज़ा भर्ती होते हैं ना, हमसे आपसे, जब आप ताज़ा ताज़ा भर्ती होंगे। और जो एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिसिस वाला, ब्रेन वर्क वाला काम होता है, वो सीनियर खुद करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर का कंसेप्ट क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर का कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही दूसरे एरिया की बेस पे वेरीफाई किया जाए, डिटेल डॉक्यूमेंट्स टेस्टिंग की तरफ ना जाया जाए। अजीब बात है, बड़ी टेक्निकल स्किल है कि डिटेल चेकिंग किए बगैर ही आप बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया ठीक है कि गलत। ये काम आप भी कर सकते हैं और आप करते भी होते हैं, आपको पता नहीं हम ये जो काम कर रहे हैं ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। जैसे फर्ज कीजिए अगर आपने कॉलेज का रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, इसका एक तरीका तो डिटेल वाला है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस। वो पता क्या है, कॉलेज से जाके के सर आइए जितने भी स्टूडेंट हैं इनकी फीस आप रिकॉर्ड करते हैं, कैशियर बोलेगा सर ये बुक है, इसके ऊपर जो भी स्टूडेंट आता है उसकी फीस काट के हम एक पर्ची उसको देते हैं, हमारे पास होती है, आप उसका टोटल करना बैठ जाएं। वो इंक्वायरी भी हो जाएगी, इंस्पेक्शन भी हो जाएगी, रिकैलकुलेशन भी हो जाएगी, टोटल करके कहें हाँ इतना रेवेन्यू है। यह है डिटेल वाला काम। एक इसका आसान तरीका भी है जिसे एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। वो पता है क्या है, आप कहें सर डिटेल छोड़ें, ये देखिए क्लास में स्टूडेंट कितने बैठे हैं लगभग, और एक स्टूडेंट की फीस कितनी है लगभग। वो कहता है डिटेल की क्या जरूरत है, पर्चियां मैं ऐसे ही गिनता रहूं, आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई फीस, सर ये इतना रेवेन्यू होगा। कैलकुलेट करते होते ना आप, ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना टीचर के रेवेन्यू की, आप ये क्या होता है भला, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं ना होती डिटेल, फिर भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। बस ये रिफाइंड नहीं होती क्योंकि सीखी नहीं होती, तो अक्सर आप गलत कैलकुलेट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। हम खुश हैं तो ये क्या कहलाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। सेल्स को आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि
सैंपल सेलेक्ट किया सेल इनवॉइसेस का और देखा वो सही है कि नहीं। लेकिन सेल्स को आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपने यूनिट सोल्ड कितने हैं, प्राइस कितनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ये है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इवैल्यूएशन कहते हैं वेरिफिकेशन। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे? इसको थ्रू प्लॉजिबल रिलेशनशिप। इसका प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना के, प्लॉजिबल रिलेशनशिप बोलते हैं को रिलेशन। स्टार्ट में पढ़ा ना, को रिलेशन। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है। जब दो चीजें इंटरडिपेंडेंट होती है क्या कहा जाता है? को रिलेशन। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एरिया को वेरीफाई करते हैं उसका को रिलेशन बना के किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ, तो इस इवैल्यूएशन यानी वेरिफिकेशन को जो आप प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना के, जो आप को रिलेशन बना के वेरिफिकेशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे डेप्रिसिएशन, एक एक एसेट को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। टोटल फिक्स एसेट देखो कितने हैं, 10% अप्लाई करके देखो डेप्रिसिएशन उतना है कि नहीं। सेल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है, कमीशन है, सेलिंग कमीशन दे रहे हैं 15%। हर एक कितने टीम मेंबर हैं सेल्स फोर्स में, हर एक को कितने पैसे मिल रहे हैं चेक करने की जरूरत नहीं। क्या करो? टोटल सेल्स वेरीफाई कर लिया ना। क्या सेल्स और सेलिंग कमीशन का प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? को रिलेशन है? क्या डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर? तो भैया सेल्स का 15% लगाओ, सेलिंग कमीशन अगर लगभग उतना ही आता है तो उधर ही खत्म। ज्यादा डिटेल चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या है? हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर। ये फेवरेट है। ये तो आपको डिटेल में मजे की बात बताता हूं। इसमें से कुछ प्रोसीजर कम अहम है, कुछ प्रोसीजर ज्यादा अहम है। जो प्रोसीजर ज्यादा अहम है उनके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है। जैसे कंफर्मेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 14। एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर पूरा चैप्टर है। इंक्वायरी की जो स्पेशल टाइप है ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर आधा चैप्टर है। कुछ प्रोसीजर ज्यादा अहम है, इनके ऊपर पूरा चैप्टर। कुछ प्रोसीजर कम अहम है, ये सिर्फ हल्के हल्के इंट्रोडक्शन देके वो आगे निकल जाता है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, थोड़े कुछ कुछ बात समझ आई? चले जरा क्विक रिवीजन करते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कंसेप्ट समझे है कि नहीं, क्योंकि यही प्रोसीजर आगे चल के हमने यूज करते हैं। क्लाइंट से हम पूछते हैं, भैया क्लाइंट ये बताओ आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर 2-3 महीने बाद बनाते हो कि हर महीने बनाते हो? क्लाइंट ने बोला हर महीने बनाते हैं। हमने कहा ठीक है, कल मंथ एंड है, कल हम शाम को आपके कैशियर के पास पहुंचेंगे, देखेंगे क्या करता है। हम ऑब्जर्वेशन, कैशियर बीआरएस बना रहा था, दूर से देखा वो कुछ काम कर रहा था, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। हमने करीब आके देखा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा था, ये भी ऑब्जर्वेशन ही है। ऑब्जर्वेशन दूर से करें करीब से करें, ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने हाथ नहीं लगाया उसके पेपर पे, हाथ है, ये ऑब्जर्वेशन ही है। मैंने कहा भाई दिखाओ तो सही, कर क्या रहे हो? इंस्पेक्शन है ये, इंस्पेक्शन। ये टोटल 2 + 2 = 4 या कि कोई और है? रिकैलकुलेशन। अच्छा, ये जो आपने जो बीआरएस बनाई है, इसका मैंने अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल करना है। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स का टोटल, क्या मैं पूरी बीआरएस बना रहा हूं? रीपरफॉर्मेंस का मतलब होता है सारे का सारा काम दोबारा करना। रीकैलकुलेशन का मतलब है सिर्फ कर, यानी रीकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस से छोटा है। तो ये क्या हुआ? अनप्रेजेंटेड। और मैंने कहा भैया पता नहीं तुमने क्या बनाया, बैंक स्टेटमेंट मुझे दो और कैश बुक मुझे दो, मैं खुद बैठ के बीआरएस बनाता हूं। ये क्या? रीपरफॉर्मेंस। ठीक है जी। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बैंक को फोन करके पूछा भैया हमारे क्लाइंट का कितना बैलेंस है आपके पास? ये क्या है? नहीं, ये तो इंक्वायरी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिटर्न होना जरूरी होता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का तो रिटर्न होना जरूरी, जो जुबानी कलामी होगा तो इंक्वायरी होगी। और अगर मैं रिटर्न फॉर्म में लेटर सेंड करके पूछूं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है। अच्छा, और
अगर मैंने देखना है कि क्लाइंट ने जो लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ठीक रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, मैंने जो अच्छा रीकैलकुलेशन में और एनालिटिकल प्रोसीजर में थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखिएगा। रीकैलकुलेशन डिटेल डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का नाम है, उसमें अमाउंट चेक करना है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया देख रहे होते हैं ना, टोटल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को चेक करना अमाउंट्स, वो रीकैलकुलेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टोटल देखना वो एनालिटिकल प्रोसीजर है। जैसे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टोटल लॉन्ग टर्म लोन है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम स्टेटमेंट में जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है उसको चेक करता हूं कि ठीक है कि नहीं। ये क्या है? ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। लेकिन अगर मैं परचेज इनवाइसेस को देखता हूं, परचेज इनवाइस, तो वो क्या होगा? वो रीकैलकुलेशन। ये रीकैलकुलेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों में फर्क रखना है दोनों अमाउंट से रिलेटेड, दोनों ही, रीकैलकुलेशन भी एनालिटिकल प्रोसीजर भी। फर्क क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, और जो रीकैलकुलेशन होगी वो होगी डिटेल लेवल पे, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। भाई ये बात समझ आई आपको? अगर समझ आई है तो आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, इसके बाद लेक्चर खत्म, और ये आपका टेस्ट, देखते हैं प्रोसीजर समझ आए। 2 प्रोसीजर बता रहा हूं, आपने बताने हैं कि ये कौन से हैं, दोनों सुन लीजिएगा। पहले पहला प्रोसीजर, मैंने मैनेजमेंट से कहा अप्रैल के महीने की सैलरी शीट लेके आओ, मैं चेक करूं टोटल करके, सारे एम्प्लॉयज़ का टोटल करके देखूं जो उस महीने का सैलरी एक्सपेंस सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। एक प्रोसीजर ये है। दूसरा प्रोसीजर क्या है? मैंने मैनेजमेंट से पूछा, हाँ भैया टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं आपके? उसने कहा टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे हैं 150। एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देते हैं लगभग? उसने कहा लगभग 80,000। 150 को 80,000 से मल्टीप्लाई किया और फिर 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का सैलरीज एक्सपेंस देखा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। सेकंड वाला कौन सा था? शाबाश। और फर्स्ट वाला कौन सा था? रीकैलकुलेशन। मैंने खुद से सैलरी शीट नहीं बनाई थी। अगर मैं खुद से सैलरी शीट बनाता ना, वो रीपरफॉर्मेंस होता। ये क्या था? रीकैलकुलेशन। तो रीकैलकुलेशन में और एनालिटिकल प्रोसीजर में फर्क समझ आ गया आपको? हाँ शाबाश। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? चले, आज आपने इसको बार बार पढ़ना और समझना है, समझ याद करना है नहीं, समझना, और खुद से सोचे, अच्छा मैं इस एरिया में अगर मैं डेटर्स को वेरीफाई कर रहा हूं तो उसमें इंक्वायरी क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन क्या करूंगा, इंस्पेक्शन क्या करूंगा, खुद से सोचे। ठीक है? अगर मैं पेरोल को वेरीफाई कर रहा हूँ, क्रेडिटर को वेरीफाई कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लोन को वेरीफाई, भाई काउंटिंग में जिस बैलेंस शीट के अंदर जो आपको एरियाज आते हैं ना, कोई भी एरिया रैंडमली सेलेक्ट कर लें, काउंटिंग के किसी ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन में से कोई सा भी एरिया सेलेक्ट कर लें, और फिर क्या सोचें कि मैं 7 प्रोसीजर इस एरिया पे कैसे फिट करूंगा। ये सोचेंगे जी। आज का आपका टास्क यही है। ठीक है? छोटी मोटी होम असाइनमेंट जो है वो तो कर लीजिएगा, बड़ी होम असाइनमेंट आपकी ये है कि काउंटिंग के किसी भी ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन से आपने कोई रैंडमली एरिया उठा लेना है, 2-4 एक करके, और क्या सोचना है कि मैं ये 7 प्रोसीजर उसमें कैसे परफॉर्म करूंगा, इंक्वायरी क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, इंस्पेक्शन। ठीक है? ये प्रैक्टिस करें। कुछ आप दाएं बाएं होंगे इसमें, लेकिन वो ट्यूनिंग बाद में हो जाएगी, करनी जरूर है आपने ये प्रैक्टिस। ठीक है जी? क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।